जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है सामान्य विज्ञान, जिसमें मैं रोज आपको 20 प्रश्न करा रहा हूँ। कल से मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ सामान्य विज्ञान का, जिसमें 20 प्रश्न करा रहा हूँ। और मैं आपको एनसीईआरटी का भी सामान्य विज्ञान डाल रहा हूँ। रोज इसमें से 40 से 45 प्रश्न करा रहा हूँ। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये पहला सवाल है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, सीधी तथा बिंदु के साइज की बनती है। किस दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, सीधी तथा बिंदु के साइज की बनती है। देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारित दर्पण के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह दर्पण जब अपनी सतह को प्रतिबिंबित करती है तो यह उन्हें अपसारित करता है। और उत्तल दर्पण प्रतिबिंब को आभासी, सीधा और बिंदु के आकार में प्रस्तुत करता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है। गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है कौन करता है। चुंबकीय क्षेत्र, ध्वनि तरंगें, प्रकाश किरणें या ऊष्मा तरंगें। तो देखिए, गतिशील विद्युत आवेश जो है वो पैदा करता है चुंबकीय क्षेत्र। याद रखिएगा। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है। तो विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा सामान्यतः में नाइट्रोजन। आधुनिक बल्बों में सामान्यतः आर्गन और नाइट्रोजन का मिश्रण भरा जाता है। नाइट्रोजन एक प्रकार का निष्क्रिय गैस है जो ऑक्सीजन के प्रवेश को रोकता है, और इस प्रकार उसमें जो फिलामेंट होता है, ठीक है, उसको शीघ्रता से ऑक्सीकरण नहीं होने देता है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है, क्या कहलाती है। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है। तो प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो वो कहलाती है आपका लेसर। याद रखिएगा। ठीक है, लेसर यानी लेजर, LESER, लेसर। इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। याद रखिएगा। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर कितना है। तो रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर हो जाएगा आपका 45 डेसिबल। ठीक है। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, बैंगनी। ठीक है, बैंगनी। ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य कौन सा है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य आपका नर्म लोहा। किसी ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य नर्म लोहा है। याद रखिएगा। और किसी ट्रांसफार्मर की क्रोड का संगठन वोल्टेज, विद्युत धारा तथा आवृत्ति जैसे कारकों पर निर्भर करता है। इसको बढ़िया से याद रखिएगा। आंखों की रेटिना क्या कार्य करती है। तो आंखों की रेटिना कैमरे में फिल्म की तरह कार्य करती है। यानी रेटिना ऊतक की एक पतली परत होती है जो आंख के पीछे स्थित भीतरी दीवार को अच्छा कवर करती है, और यह दृश्य का निर्माण करने के लिए प्रकाश संकेतों को प्राप्त कर उन्हें दीर्घ तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को संचारित करते हुए फिल्म के कैमरे के समान कार्य करती है। स्वस्थ होने पर रेटिना का केंद्र या मेकुला हमें स्पष्ट देखने की सुविधा प्रदान करता है। याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है। तो ऑक्सीजन मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन करके इस पद्धति से ऑक्सीजन तैयार नहीं की जाती। बाद बाकी ये तीनों से ऑक्सीजन तैयार की जाती है। निम्नलिखित में कौन सा मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। कौन सा मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। तो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है आपका परितारिका। ठीक है, प्रकाश पुतली के माध्यम से आंख में प्रवेश करती है, और परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करके प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। और परितारिका को इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। ठीक है, आइरिस में चिकनी मांसपेशियों के दो समूह होते हैं, एक सर्कुलर ग्रुप जिससे आपका स्पिन, उसको क्या बोले, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग में नहीं है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। हाँ, जिसे स्पिनिक्टर पुपिलाई, और एक रेडियल ग्रुप जिसे डायलेटर पुपिलाई कहा जाता है। याद रखिएगा। एक अवतल दर्पण में यदि बिंब को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो बनने वाली प्रतिबिंब कैसी होगी। ठीक है, तो इसका मैं आंसर डायरेक्ट बताता हूँ आप लोगों को। अवतल दर्पण से, ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण से
ऑब्जेक्ट की स्थिति को बदलकर अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार की छवियां बनाई जा सकती है। जब ऑब्जेक्ट का अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो छवि जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है, इसमें दिया वक्रता केंद्र पर स्थित, याद रखिएगा। अगला है सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी में किस कारण से होता है। सोडियम थायोसल्फेट का देखिए, सोडियम थायोसल्फेट जो होता है ना, ये क्या करता है, ये वर्ण बनाने की क्षमता रखता है, इसलिए वर्ण बनाने की यानी रंग बनाने की क्षमता रखता है। कृंतकनाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो कृंतकनाशी, याद रखिएगा, इसमें प्रयोग होता है आपका जिंक सल्फाइड का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जिंक फास्फाइड या सल्फाइड का उपयोग व्यापक रूप से कृंतकनाशी के रूप में किया जाता है, याद रखिएगा। अंतर्ग्रहण के बाद यह शरीर में फास्फिन गैस में परिवर्तित हो जाता है, जो बाद में पेट और आंतों के माध्यम से रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है और यकृत और फेफड़ों तक पहुंच जाता है। और फास्फिन गैस विभिन्न चयापचय और गैर चयापचय विषाक्त प्रभाव पैदा करती है, याद रखिएगा। किस प्रकार के पौधों में तना कमजोर होता है तथा ये आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा आरोही। अरे कहाँ जा रहे हो, आरोही होगा। किस प्रकार के पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका वृक्ष। क्या हो जाएगा, वृक्ष, ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से किसे एक गतिशील सजीव इकाई कहा जाता है। तो गतिशील सजीव इकाई कहा जाता है आपको वन को। साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये किसे बढ़ाते हैं। तो ये बढ़ाते हैं हमारे क्रमांकुंचन को, याद रखिए। साग सब्जी और फल हमारे आहार का भाग होना चाहिए, क्योंकि ये क्रमांकुंचन बढ़ाते हैं तथा भोज्य पदार्थ पाचन तंत्र में सुगमता से नियत स्थान पर पहुंचता है। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है। तो दूध में जो प्रोटीन होता है वो होता है आपका केसिन और लैक्टोज, ठीक है। दूध में केसिन प्रोटीन होता है। दूध में विद्यमान शर्करा को लैक्टोज कहते हैं। सामान्यतः पशुओं के प्रति लीटर दूध में 30 से 35 ग्राम प्रोटीन होता है, याद रखिएगा। मलेरिया मादा एनीफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी। मलेरिया मादा एनीफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी आपका एडवर्ड जेनर ने। टीकाकरण की खोज 1796 में की। और एक मिनट रोनाल्ड रॉस हो जाएगा, एडवर्ड जेनर नहीं होगा। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका की खोज की थी और लुई पास्चर ने खोज किया था आपका रेबीज के टीका और रॉबर्ट कोच ने खोज किया था हैजा के टीके की, याद रखिएगा। अंतिम सवाल है बीसीजी टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है। तो बीसीजी टीका जो है ये लगाया जाता है आपका 15 दिन के भीतर, याद रखिएगा, ठीक है। बीसीजी यानी बेसिलस कालामेंट म्यूरिन, बीसीजी टीका जो है जन्म के 15 दिन के भीतर बच्चों को दिया था, याद रखिएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।